नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पीवाईक्यूज। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लास ये जो प्रश्न है वो आपकी आने वाली परीक्षा लेखपाल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगी वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई नया प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अपने साथ पेन और एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, नोट करते हुए चलिए। प्रॉपर नोट्स बन जाएगी तो एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न देखो, द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इनिशिएटेड बाई डैश अंडर डैश प्रोग्राम। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा दिया गया था? यूनेस्को द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, किस प्रोग्राम के अंतर्गत, किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो मैप, MAB, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत। ये याद रखिए, मैप प्रोग्राम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार 1973 से 74 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ये जो प्रश्न है ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2025 में ही ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, जब भी बायोस्फीयर पढ़ो ना तो यहाँ पर ये भी चीज़ ज़रूर पढ़ लो कि भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। बायोस्फीयर बोल दिया तो ये मत सोचो कि बायोस्फीयर और बायोस्फीयर रिजर्व सेम है। ठीक है, तो हम भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कोल डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे सिम्पलीपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, सुंदरबन, नोकरेक, मानस, कंचनजंगा, देहांग, दिबांग, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड प्रश्न। चाहे आप पीसीएस की परीक्षा देखो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देखो, आपके बीईओ परीक्षा में भी पूछा जाता है, आरओ की भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो और आराम से ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व एक जगह नोट डाउन कर लो और वो किन स्टेट्स में है उसको भी नोट डाउन कर लो। और यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना कि जब भी हम बायोस्फीयर की बात करेंगे तो यूनेस्को द्वारा इसे नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, किस प्रोग्राम के अंतर्गत? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो क्लास, कि जब भी हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जब भी हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, इन सब के बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है। लेकिन जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो इसे कौन देखता है? यूनेस्को देखता है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत देखता? मैप। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लो, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो WPA एक्ट, ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके सामने लिख लो। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की ना, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर और ऑप्शंस देख लो, IUCN दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम रेड डेटा बुक की बात करते हैं, रेड डेटा बुक की बात करते हैं तो IUCN आपको याद रहना चाहिए। रेड डेटा बुक जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात होती है, वनरेबल स्पीशीज़ की बात होती है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की बात होती है ना, तो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो रेड डेटा बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो IUCN द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यूनेप दिया गया है,
ठीक है, अर्थ समिट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका नन ऑफ द अबव और WWF से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जो सिंबल है उसमें किस जानवर की फोटो है, तो पांडा की फोटो है, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखें, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखो IUCN से रिलेटेड प्रश्न यही पूछा जाता है कि रेड डेटा बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, IUCN द्वारा, ठीक है। फिर दूसरा WWF की जब बात की जाती है तो पूछा जाता है कि उनका जो आइकन है उसमें किस जानवर की फोटो है, तो पांडा की फोटो है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है। अब जल चक्र की हम बात करते हैं, हम वाटर साइकिल की हम बात अगर करें तो जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती है तो पानी जो है वो वाष्प वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है रेनफॉल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो पानी में किसकी किरणें पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए परीक्षा में कई बार ये भी प्रश्न बना है कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। ये प्रश्न PCS में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सन, याद रखिएगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम जल चक्र की बात करें तो सूर्य की किरणें अगर पानी में पड़ेंगे ही नहीं, वाष्प बनेगा ही नहीं, तो क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल कैसे होगी, वर्षा कैसे होगा, प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर देखिए ये क्या प्रश्न दिया गया है, द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, ठीक है। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड की बात की गई है, ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड की बात की गई है। देखिए आपने जब पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा पर्यावरण में तो हमने पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में आपको पढ़ाया है, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पढ़ाया है और एक एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ाया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम लोग कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया है पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में, तो मैंने आपको बताया है ये जो पिरामिड है वो आपका सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा क्लास, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, जब पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात आती, एनर्जी पिरामिड की जब बात आती, ऊर्जा पिरामिड की जब बात आती है, ठीक है, तो वो हमेशा सीधा ही होता है। चाहे हम ग्रासलैंड की बात करें, चाहे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, कहीं पर भी जो एनर्जी का पिरामिड है वो आपका उल्टा नहीं होता है, वो हमेशा अपराइट होता है, नोट कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि माना जाता है जो एनर्जी है जब पिरामिड के बेस पर फॉल करती है तो खाली 10% जो एनर्जी है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आपकी ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले जो बता रही हूँ उसको सुन लो जल्दी से। मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी पिरामिड की, ऊर्जा पिरामिड की बात मैं कर रही हूँ। और ऊर्जा पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होगा, चाहे किसी भी तरीके का पारिस्थितिक तंत्र हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ऊर्जा पिरामिड में पहले ट्रॉपिक लेवल में आपकी 100% एनर्जी फॉल कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो खाली 10% एनर्जी जो है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगी और फिर उसकी खाली 10% एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगी, बाकी 90 जो परसेंट एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो ऊर्जा पिरामिड बोलो मेरे साथ, हमेशा सीधा ही होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है ग्रासलैंड में किस तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड होगा, तो अब सोचो ग्रासलैंड के बारे में 2 मिनट इमेजिन करो कि एक बड़े से घास मैदान में खड़े हो। अब बड़े से घास मैदान में खड़े हो, मैं आपसे कह रही हूँ कि चलो गिनो इस ग्रासलैंड में, इस घास के मैदान में कितनी घासें हैं,
तो आप कहोगे मैम कैसा काम दे रही हैं इतना डिफ़िकल्ट, क्या ये पॉसिबल है कि मैं गिन पाऊँ कितनी घासें हैं यहाँ पर? मैं नहीं गिन सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो छोड़ो, घास नहीं गिन पा रहे हो तो एक काम करो तुम, कितने चूहे हैं गिन दो इस घास के मैदान में। तो तुमने कहा कि हाँ मैम चूहे तो गिना जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलो चूहों को भी छोड़ो, ये बता दो कि कितने खरगोश हैं, तो उनको गिनना और आसान है। आप समझिए, मैंने जब ग्रास की बात की, ग्रास को किसने खाया? ग्रास की बात की मैंने आपसे, तो चलो ग्रास को चूहे ने खा लिया, थोड़ा बहुत घास वास खा लेता है चूहा कभी कभी। तो आपने कहा ठीक है चूहे की संख्या इनसे कम होगी। फिर मैंने कहा चूहे को किसने खाया? स्नेक ने खाया, उनकी संख्या उनसे कम होगी। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया, ठीक है, तो उसकी संख्या उससे कम होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो वो ग्रासलैंड में हमेशा अपराइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहला ट्रॉपिक लेवल है, इस ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स होते हैं, पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि अपने भोजन का खुद निर्माण करते हैं। और ग्रासलैंड में इतनी घासें आपको दिखेंगी जो कि अपने भोजन का खुद निर्माण करेंगे कि उनको गिनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उससे कम हम देखें तो वहाँ पर चूहे होंगे, चूहे से कम स्नेक होंगे, एक्सेट्रा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा अपराइट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर हम ग्रासलैंड में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एनर्जी का दे दिया ना क्लास, एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा अपराइट होता है, चाहे कोई भी आपका पारिस्थितिक तंत्र हो, ठीक है। चल अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में ऐश्वर्या मैम को बताओगे, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। फोर्थ प्रश्न देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर, बताओ रिजर्व कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ पर है? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बायोस्फीयर है, अचानकमार बायोस्फीयर जो है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। ये प्रश्न यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम इज, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों में मानवीय मांग का माप क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं क्या? फुटप्रिंट कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। बी आपका सही उत्तर है। पारिस्थितिक पदचिन्ह कहा जाता है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का के माप को। ये चीज क्लियर है? चलो अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स दिए गए हैं, जैसे नीच के बारे में लिखो। नीच के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है जोसेफ ग्रिनल द्वारा, ठीक है, ग्रिनल द्वारा, याद रखिएगा, जोसेफ ग्रिनल द्वारा ये टर्मिनोलॉजी दी गई है नीच। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किस स्पीशीज का क्या फंक्शनल रोल है, क्या उसका फंक्शनल रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपके घर में आपका नीच है, ठीक है, वहाँ पर आप किसी, जैसे आप हैं तो आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है, फिर ऑफिस से घर लौटते हैं, सोते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी जन्म किसने दिया है? आपने दिया है। तो ये सारा आपका फंक्शनल रोल हो गया। परिवार में माता पिता का अलग अलग दायित्व होता है, ठीक है, उनका अपना जीवन होता है, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें ऑफिस जाते हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, जो भी उनका सराउंडिंग्स है, वो उनके नीच में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें बच्चे पैदा करना भी आता है, भोजन कलेक्ट करना भी आता है। तो हर स्पीशीज की हम बात करें तो उनका एक स्पेसिफिक नीच होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब भी नीच की बात आए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या उनका फंक्शनल रोल है, क्या उनका रोल है, ये हम नीच में स्टडी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? जोसेफ ग्रिनल द्वारा दिया गया था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपको पता चल गया, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का माप हम करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट द्वारा। फिर देखो इकोटोन। इकोटोन क्या है? इकोटोन क्या है? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में जो एक
जोन होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप किसी नदी के पास जा रहे हो, ठीक है, तो आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, अरे बहुत अंदर मत जाना नहीं तो नदी गहरी है, ठीक है, पानी ज़्यादा है, डूब जाओगे, किनारे पे रहना, किनारे पे, थोड़ा किनारे पे रहना, जहाँ पर बालू है उसी जगह तक रहना, नहीं तो आगे जाओगे तो बहुत गहरा पानी है, डूब जाओगे। तो ये जो किनारा है, ये जो किनारा है किन दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मध्य और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच में, ये जो किनारे की हम बात करें यही एक इकोटोन है। जब हम एक पारिस्थितिक तंत्र के तरफ से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र पे मूव करते हैं तो बीच में एक जोन आता है, उसी को इकोटोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। फिर बायोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर तो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है। बायोम की अगर हम बात करें तो जैसे अमेज़न फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अमेज़न फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको पता है कि वो वर्षावन है, ठीक है, सदाबहार वर्षावन है। तो वहाँ पर बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बारिश बहुत होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है। ये वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र अगर हम बात करें, वहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या किस तरीके से अमेज़न फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ना, वहाँ पे किस तरीके के स्पीशीज़ पाए जा रहे हैं, जीव जंतु पाए जा रहे हैं, पेड़ पाए जा रहे हैं, उस पर हम डिस्क्राइब करें। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि आपसे डेजर्ट की बात करूँ, एक रेगिस्तान की, तो आप बोलोगे मैम हर जगह रेत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो पेड़ पाए जा रहे हैं वो मेनली कटीले पेड़ हैं, ठीक है, कैक्टस मिल रहा है, ठीक है, या फिर अगर कोई पेड़ है तो उसके छोटी छोटी पत्तियां हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप जानवर देखेंगे तो आपको ऊंट दिखेगा। तो ये क्या है, वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो जलवायु है, उसके अनुसार वहाँ के जो जीव जंतु हैं, सराउंडिंग्स है, वो उसके अनुसार है। तो ये वहाँ का बायोम हो गया। ठीक है, चलो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े क्लास, ऐसा ना हो कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने लगूँ तो आप लोग कहो कि मैम अगले प्रश्न पे आओ। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगी कि एक एक प्रश्न आपको क्लियर होता चले। देखिए एक रीज़न है, जैसे यहाँ पर लिखा था नीच के बारे में लिखा था, इकोटोन के बारे में लिखा था, बायोम के बारे में लिखा था। अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो हो सकता है अगले वाले एग्जाम में, आपके आने वाली परीक्षा में नीच से रिलेटेड प्रश्न बन जाए ना, कि नीच कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसका अर्थ क्या होता है, या फिर इकोटोन क्या होता है। ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप लिखते चलोगे तो अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर लोगे। एक चीज़ और याद आ गई तो बताऊंगी, मेरा कर्तव्य है आपको बताना, भले क्लास लंबी हो जाए। नोट करो, इकोटोन में जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है जैव विविधता। क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी बता सकती हूँ, लेकिन इतना डेप्थ में प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, ये लिख लो। अब इकोटोन में आपके वेटलैंड्स भी आ गए, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वेटलैंड्स में भी अगर हम देखें, आर्द्र भूमियों में भी जो जैव विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक ऐसा जोन होता है जिसमें जो जानवर होता है वो आपके जो अगल बगल वाले एडजेसेंट पारिस्थितिक तंत्र हैं, कॉमन जानवर वहाँ पर रहता है, प्लस इनकी खुद की भी विशेषता होती है। ठीक है, अगर आप एकदम नदी के किनारे जाओगे तो आप देखोगे पानी की जो मछलियां हैं वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक मेढक है वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। एक इकोटोन की हम बात करें, किनारे की हम बात करें, प्लस आप देखोगे शेर जो कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रह रहा है, ठीक है, जो एक आपके स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में रह रहा है, वो भी आके पानी पी रहा है, लोमड़ी भी आके पानी पी रही है। ठीक है, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो ये जोन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अगला देखें। यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है। तो बताइए, बैक्टीरिया और कवक, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। डिकम्पोजर की बात यहाँ पर की गई है, अपघटक की यहाँ पर बात की गई है कि कौन अपघटक क्रिया करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंजाई, कवक। ठीक है, क्लियर है, ए आपका सही उत्तर हो गया। यूपी SSC ITI इंस्ट्रक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये।
अगला प्रश्न हम देखें क्लास। आपको दिख रहे होंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा सा हो सकता है जब स्लाइड को ऊपर कर रहे हैं इसको पेज को, तो थोड़ा बीच में ब्लर हो जाता है, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कपास दिया गया है, जानवरों की हड्डी दी गई है, एल्यूमिनियम फॉयल दिया गया है, लकड़ी दी गई है। देखिए वेस्ट की हम अगर बात करते हैं तो वेस्ट दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिनका कि अपघटन बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे किचन से जो कूड़ा निकल रहा है, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात करें, एनिमल एक्सक्रीटा की बात करें, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसका भी क्या होता है, अपघटन जल्दी से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम गोबर की बात करें तो क्या करते हैं, खाद में यूज कर लेते हैं उसका। तो ये सारे वेस्ट, किचन का वेस्ट, गोबर वाला वेस्ट, ठीक है, जिनकी की अगर हम देखें डिकम्पोजिशन बहुत आसानी से हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रखते हैं। लेकिन आपसे बार बार कहा जाता है प्लास्टिक का प्रयोग मत करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि हमारे पर्यावरण में काफी लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक, इसीलिए कहा जाता है प्लास्टिक का प्रयोग बंद करिए। अब बताओ यहाँ पर कपास की बात करें तो कपास तो आपका जल्दी डिके कर जाएगा ना, उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा, जानवरों की हड्डियों का भी, लकड़ी का भी। लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल जो है ये आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहेगा, ये इतनी जल्दी सड़ेगा, गलेगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझो जो जल्दी से सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, वो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन हो गए, जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में सस्टेन करते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? पारितंत्र की बात यहां पर की गई है कि पारितंत्र के कौन दो मूल घटक हैं। तो याद रखिएगा 8वां प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। जब भी हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, ठीक है, तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों मौजूद होते हैं, और इन जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक अंतःक्रिया भी चलती रहती है। ये नोट कर लीजिए, जब भी इकोसिस्टम की बात आए, ठीक है, लिखिएगा वहाँ पर हम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, प्लस इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मुट्ठी चीनी अपने हाथ में ले लूं और इस चीनी को खाने के लिए कीड़े मकोड़े मेरे हाथ में आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो चीनी है वो एक अजैविक घटक है, और जो चींटियाँ कीड़े उसको खा रहे हैं वो एक कैसे हैं, वो आपके जैविक घटक है। तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा। घर में जो आपके एक्वेरियम रखा है उसमें पानी है जो कि कैसा घटक है, अजैविक घटक है। मछलियाँ हैं जो कि जैविक घटक हैं, ठीक है, आप उनको दाना डाल रहे हैं जो कि अजैविक घटक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक इकोसिस्टम का निर्माण होगा, भले वो एक आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इकोसिस्टम है वो छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। अगर कोई आपसे कहे क्या हमारी पृथ्वी एक इकोसिस्टम है, तो आप बोलेंगे हाँ है। कोई पूछे क्यों है, आप कहेंगे क्योंकि पृथ्वी पर हमें जैविक और अजैविक घटक दोनों देखने को मिलते हैं। क्लियर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट 1935 में किसके द्वारा दिया गया था, टांसले द्वारा दिया गया था। ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि इकोसिस्टम, ठीक है, पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होना अनिवार्य है, जैविक अजैविक घटक दोनों होना अनिवार्य है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन, अंतःक्रिया होना भी अनिवार्य है। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, बताओ, टांसले द्वारा 1935 में। ठीक है, क्लियर है। चलो
अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकेल द्वारा ये टर्म दिया गया था 1866 में। क्लियर? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बी, क्योंकि जीवीय और अजीवीय, जिसको मैं जैविक अजैविक घटक कह रही हूँ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कह रही हूँ। ठीक है, बार बार मुझे एक ही चीज लग रही है क्लास की, हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो पॉइंट्स से रिलेटेड भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे पूछेगा इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताएंगे अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। अगर पूछेगा इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताएंगे टांसले द्वारा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं। चलो देखो, यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अभी मैंने आपको बताया एजी टांसले द्वारा इस टर्म को दिया गया था, तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े 10वें प्रश्न पे। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा फौना कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं फ्लोरा फौना। फ्लोरा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, और फौना मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़े क्लास, अगले प्रश्न को देखें। यहां तक प्रश्न हो गया। 11वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जैविक मतलब जिसमें जीवन है। तो अजैविक देखो, पानी, मृदा, हवा, कवक। तो आपको पता है पानी, मृदा, हवा, ठीक है, एयर, वाटर, सैंड, सॉइल, रॉक, ये सब क्या है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है। लेकिन जब हम कवक की बात करेंगे तो ये आपका एक जैविक घटक है। डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, 12वां प्रश्न। दिख रहा होगा क्लास, आशा करती हूँ। थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा होगा। देखो, afforestation process in India was accelerated by the enactment of Forest Conservation Act of the year। ठीक है, बताइए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया है, तो नोट कर लो 1980 में, नोट कर लो। ए आपका सही उत्तर है। देखो, एक दो एक्ट और नोट कराऊंगी, नोट करो, जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करो। वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया है, 1972। लिख लो, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए एक्ट किस वर्ष में आया है, 1986 में। नोट करो। ठीक है, इसके बाद नोट करो जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये कब आया है, 2002 में आया है। इतनी चीजें नोट कर लो एक जगह। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002, और यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े क्लास, कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। Which international summit held in 2023 saw India's active participation in shaping global climate policy, especially concerning the Paris Agreement and climate financing for developing nation? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई। ठीक है, विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण के संबंध में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर जो है वो है कॉप 2023, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, कॉप 2023 आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए जब भी कोई भी कॉप हो, ठीक है, न्यूज़ में हो, करंट में हो, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। करंट का भी पढ़ लीजिए, उसके पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है वो कहाँ पर हुई है वो भी ज़रूर पढ़ लीजिए, और अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं वो भी ध्यान से देख लिया करिए। चलो
अगला हम देखें यहाँ पर, अब देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 पूछा गया है कि ये आपका, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 केम इनटू फोर्स बोला गया है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ, संशोधन हुआ है, ये ध्यान रखना। अभी प्रश्न आना चाहिए ना, मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रही थी जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में आया है, बताया है मैंने आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन, ठीक है, 2023 में कब लागू हुआ, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है, तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, लिख लो 1 अप्रैल 2024। प्रश्न पूछा गया है 2025 में यूपी SSSC पेट एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर तो पूछ लिया गया संशोधित कब हुआ है, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो था, जो जैव विविधता अधिनियम था, वो आया कब था, ठीक है। अच्छा, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, इसको भी नोट कर लो। द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आउटलाइन वाज रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर, बोला गया है NAPCC, ठीक है, PCC, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष में जारी की गई थी, ये पूछा गया है, तो 2008 में जारी की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, 2008, इसको नोट कर लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की रूपरेखा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जून 2008 में जारी की गई थी। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब आप सभी को पता है जब भी हम आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो आर्द्र भूमि से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, रामसर कन्वेंशन, कई बार पूछा जाता है। एक काम जरूर करिएगा क्लास कि जितने भी रामसर साइट्स हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, खासकर उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स को जरूर देख लीजिएगा। पहले के क्लासेस में तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के जो आर्द्र भूमियां हैं जो कि रामसर साइट्स में हैं उनको याद कर सकते हैं। यहाँ पर 17 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेवन मतलब साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है, बोला गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है वो क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। ये यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है, लिख लीजिए इसको, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता था। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क में अफगानिस्तान है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, यहां पर ध्यान दीजिए, एक चीज नोट कर लीजिए, इसके और सदस्य कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, लिख लो, इसको जरूर लिख लो क्योंकि ये एक नया प्रश्न था। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। 18 प्रश्न को देखो क्लास, 18 प्रश्न को ध्यान से, 18 प्रश्न क्या दिया गया है, एक मिनट का टाइम दीजिएगा, चलिए आ गया। 18 प्रश्न को देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा और इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवन उदाहरण है, तो ये कौन सा था आपका, चिपको आंदोलन ना, डी आपका सही उत्तर है। कई बार चिपको आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। 1973 में, ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट डाउन, 1973 में लिख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश उस समय हुआ करता था, अब आपका उत्तराखंड हो गया है, ठीक है, कि चंदौली जिले में, अरे सॉरी चमोली जिले में शुरू एक आंदोलन था ये, ठीक है, लिखिए इसको। उस समय 1973 में वो उत्तर प्रदेश लिखा है लेकिन अब ये उत्तराखंड में आता है चमोली, ठीक है, याद रखिएगा। चिपको मूवमेंट में क्या था, जब पेड़ काटने को वहां पर लोग पहुंचे तो वहां की महिलाओं ने
क्या किया, पेड़ को गले लगा लिया। इसी वजह से चिपकू मूवमेंट को हग मूवमेंट भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछता है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखनी है, वो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपको याद रखना है और चंदी प्रसाद का, ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट का। ये दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। जब भी चिपकू आंदोलन आए तो आपको याद रखना है 1973 चमोली उत्तराखंड, प्लस इसे हम हग मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों को गले से लगा लिया था। और मुख्य अगर हम बोले यहाँ पर कौन कौन थे, तो आपको चंदी प्रसाद भट्ट का नाम और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख आंदोलन के बारे में भी यहाँ लिखा है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। बिश्नोई आंदोलन जो है वो राजस्थान में हुआ है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में, जंगल बचाओ आंदोलन, लिख लो जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में, अपिको आंदोलन जो कि चिपको आंदोलन की तरह ही था, अपिको आंदोलन जिसमें वहाँ के भी लोगों ने पेड़ों को गले से लगा लिया था, ये कहाँ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्लास। अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 18 के बाद हम देखेंगे कौन सा प्रश्न, 19वां प्रश्न। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो बताइए, मानव पशु संघर्ष के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण, जंगल की आग के कारण या स्थानिक रोग के कारण? तो यहाँ पर बायोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात की गई है। आप सभी को पता है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ना पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा, पृथ्वी गर्म होगी, ग्लेशियर्स जो हैं, ठीक है, वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और कोस्ट पे, ठीक है, कोस्ट में या फिर ऐसी जगहों की हम बात करें जो पानी के बीचों बीच है, वो डूबना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और वहाँ पे जो जीव जंतु होंगे वो फिर विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आपके जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ है वो सारी पिघलेगी तो जो ठंडी एरिया में जो आपके जो जीव जंतु रह रहे हैं वो तो विलुप्त होंगे ही, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। ठीक है, अगला हम देखें, चिपकू आंदोलन संबंधित है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर पेड़ों को गले लगाया गया था, तो पेड़ों को प्रोटेक्ट किया गया था पादप संरक्षण से। ठीक है, अगला हम देखें, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? वो आपका एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ग्रीन पीस, यहाँ पर सही उत्तर क्या है? ग्रीन पीस। ठीक है, लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। ठीक है, ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना क्लास, बस इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हो सकता है अगली बार हेडक्वार्टर पूछ ले, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में इनका स्थापना की गई थी, जो अमेरिका द्वारा जो नाभिकीय परीक्षण होता था उसको रोकने के लिए। ठीक है, अलास्का रीजन में। और अभी अगर हम देखें, वर्तमान में इनका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखें। आशा करती हूँ क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स के भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो कि यूपी SSSC के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करा दूंगी, ताकि इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो आपका पूरा तैयार हो जाए लेखपाल परीक्षा के लिए। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन इसीलिए बार बार आपको दे रही हूँ ताकि जो और प्रश्न एक नए प्रश्न आपके बन पाए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से नया क्वेश्चन बन पाए, वो भी आपका सही हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना, ये नहीं कहा जाता है कि बस पढ़ लो याद हो जाए,
ABCD में से क्या सही है, उतना काफ़ी नहीं। जो ABCD अगर है उसमें जो 3 ऑप्शन और बचते हैं वो ऑप्शन से भी रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई नया प्रश्न बने तो उसका भी उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएँ। ठीक है क्लास, और खूब पढ़िए, समय है खूब पढ़िए। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि अभी मैं आप लोगों को इनकरेज ही कर रही हूँ। जब मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो मॉक इंटरव्यूज़ में PCS के मॉक इंटरव्यू की बात मैं कर रही हूँ, आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू चल रहा है PCS में, अब तो ख़त्म भी होने वाला है। तो उस मॉक इंटरव्यू में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आए थे जो कि लेखपाल के मतलब लेखपाल अभी वो हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अपनी एक जॉब सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद और ऊपर उठिए, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। सही समय पर अपने लिए एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, ताकि आपको किसी पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आर्थिक रूप से आपको किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और फिर उसके बाद और ऊपर जाइए अपने जीवन में। ठीक है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लेखपाल के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने PCS मेंस निकाला है और इस बार इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। तो अभी पढ़िए, अभी का समय यूटिलाइज करिए, एक परीक्षा निकालिए, 2 परीक्षा निकालिए और जीवन में खूब आगे जाइए क्लास। लेकिन इन सारी मेहनत में, ठीक है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है सकारात्मक सोच। तो कोई भी अगर आपके जीवन में ऐसा है जो कि आपको निराशा दे रहा है, जो बार बार आपको गिरा रहा है, कह रहा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ दिनों के लिए उनसे दूरी बना लीजिए, उनके प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए कभी भी। ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं हो पाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिक्रिया दें। ठीक है, आप लड़ें, लड़ना ज़रूरी नहीं है, शांत रूप से उनकी बात सुनिए और कुछ दिन उनसे अलग होकर प्रयास करिए जीवन में। ठीक है, अपने लिए समय निकालिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखना, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना। आप किसी भी रूप में उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी मतलब उससे प्रे कर रहे हो, किसी भी रूप में आप जिसको भी मानते हैं, जिस गुरु को भी मानते हैं। ठीक है, और माता पिता के आशीर्वाद पे यकीन रखिए, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे क्लास। अब चलो अगले प्रश्न पे आऊँ, नहीं तो टाइम इसी में चला जाएगा। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी एज अ टीचर वाली फीलिंग आ जाती है, तो लोगों को आशीर्वाद देने का भी और मतलब उनको एक सकारात्मक सोच देने का भी मन करता है, इसलिए बोल देती हूँ। ठीक है, चलो 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। बिल्कुल भी निराश मत होना, ठीक है, और पढ़ना भी। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के किसी भी टॉपिक में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, किसी भी पेपर में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कमेंट बॉक्स जो है ना वो तारीफ़ों के लिए भी होता है, प्लस स्टूडेंट्स के डाउट्स के लिए भी होता है, और कभी कभी अगर नहीं समझ में आए तो उसके लिए भी होता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करिए, डाउट जहाँ पर हो ज़रूर पूछिए। 22वां प्रश्न, सारिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये तो सरिस्का टाइगर रिजर्व तो आप सभी को पता है कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। Which of the following country has the highest tiger population in the world? 2025 में पूछा गया है UPSSC के फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है विश्व में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, इंडिया होगा। ठीक है, UPSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2025 में जो हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे टडोबा के बारे में पूछा गया है। टडोबा, ठीक है, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। टडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये महाराष्ट्र, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए हम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। is a group of organism usually of the same species occupying a defined area during a specific time। ठीक है, आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा किए रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा,
यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा क्लास, वो आपका हो जाएगा पॉपुलेशन। याद रखिएगा, जनसंख्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीके के स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है स्लाइड, 1 मिनट का टाइम दीजिए। इसके इस वाले में होगा ये कैंसिल। ये रहा, देखिए 25वां, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। क्या दिया गया है, आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा किए रहता है, पॉपुलेशन। जब हम सिमिलर स्पीशीज की बात करते हैं तो हम जनसंख्या की बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, गुस्साना मत। देखो, जब पॉपुलेशन सेंसस 2011 की बात होती है तो उसमें किसकी बात होती है, हमारे आपकी बात होती है, ठीक है, होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ आते हैं तो पूछा जाता है कि कितने भेड़ हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने कुत्ते हैं, कितनी गायें हैं, कितने खरगोश हैं, कितनी बिल्लियां, नहीं ना, खाली मानव जाति की बात होती है पॉपुलेशन में। तो जब भी हम ये टर्म यूज करते हैं जनसंख्या, तो हमेशा याद रखिएगा एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह, एक ही प्रजाति की बात करें तो इसके लिए हम जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। ऐसे याद रहेगा कि पॉपुलेशन सेंसस की जब बात होती है तो खाली वहाँ पर जो भी हम मतलब इंसान हैं उनकी बात होती है, ह्यूमंस की बात होती है, और एनिमल्स की तो बात नहीं होती है, ठीक है। उनके लिए जो सेंसस होता है वो अलग होता है। चलो अगला देखते हैं हम, क्या दिया गया है यहाँ पर, 26वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार, ठीक है, किस वन जीवन सुरक्षा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक अवार्ड जो दिया जाता है फॉर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उस अवार्ड का क्या नाम है पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, माही गिल पुरस्कार। ये भी यूपी SSC गार्ड फॉरेस्ट एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्लियर है ना क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ऐसी प्रजाति जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजाति के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, क्या कहलाती हैं। देखिए, species whose presence indicate the presence of a set of the other species and whose absence indicate the lack of the entire set of the species is called indicator species, ठीक है। आपके डेफिनेशन से ही क्लियर है, यहाँ पर संकेतक प्रजातियों की बात हो रही है, क्योंकि इन प्रजातियों की उपस्थिति जो है वो अन्य प्रजातियों समूह की उपस्थिति के बारे में बताती है, और अगर इनकी अनुपस्थिति होती है तो समझ में आ जाता है कि अन्य प्रजातियां जो है वो भी आपके क्या है, वो भी आपके उनकी भी अनुपस्थिति नहीं है, ठीक है। ये याद रखें, उन्हें हम इंडिकेटर संकेतक प्रजातियां कहते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, ये यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28 प्रश्न हो चुके हैं, 29 प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है, पूछा गया है पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, मेघालय में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा पक्के अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर जो है वो है डी। अगला प्रश्न देखिए हम, यहाँ पर देखिए थट्टेकण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है केरला में। कहाँ पर है, जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे, ये केरला में है, केरला में, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। फिर देखिए पूछा गया है कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है कामेंग, पक्के कामेंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है।
क्लियर है? ये तो डायरेक्ट प्रश्न है, तो इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करना नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। 32वां प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है? तो किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है? तो याद रखिएगा किसे कहा गया? येलोस्टोन नेशनल पार्क को, जो कि कहां पर है? यूएसए में है, ठीक है, जिसकी की स्थापना 1872 में हुई थी। क्लियर है ना? क्योंकि वर्ल्ड पूछा गया है यहाँ पर। अब देखो, सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क दे दिया गया है। अगर भारत पूछा जाता कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तब आप कॉर्बेट नेशनल पार्क लगा के आते। यहाँ पर विश्व का पूछा गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? येलोस्टोन नेशनल पार्क। बहुत से स्टूडेंट ने इस प्रश्न को गलत भी कर दिया था, क्योंकि एग्जाम में आप प्रेशर में बैठे रहते हो, आपने फर्स्ट नेशनल पार्क ही पढ़ा, विश्व पढ़ा ही नहीं, और तुरंत कॉर्बेट नेशनल पार्क लगाकर टिक आ गए। लेकिन विश्व पूछा था, इसलिए येलोस्टोन नेशनल पार्क होगा, जो कि कहां पर है? यूएसए में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिराज संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाली नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब 3 राज्यों द्वारा इसे संरक्षित किया गया क्षेत्र है ये, ठीक है, जहां पर घड़ियाल मगरमच्छों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। तो किस नदी अभयारण्य की यहाँ पर बात की गई है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ठीक है, अचानकमार, अमरकंटक, ठीक है, फिर उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर एक बार पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में, ठीक है, किन किन राज्यों में ये है? ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है, और यही इस प्रश्न का सही भी उत्तर है, ठीक है। या वन्यजीव अभयारण्य घड़ियालों और पतले मुंह वाले मगरमच्छों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कौन कौन सा स्टेट है? नोट कर लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 34 को देखते हैं। कैराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, आपको पता है कैराकोरम जो है वो कहां पर है? लद्दाख में है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। यूपी SSSC वीडियो री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एकमात्र विश्व का, यहाँ पर ध्यान रखना, विश्व इंपॉर्टेंट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केबुल लामजाओ, ये है मणिपुर में। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। 36 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो इसमें से कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात की गई है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर ये है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। डी आपका सही उत्तर है। बांधवगढ़, पन्ना, ठीक है, ये सारे कहाँ पर है? ये सारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सतमालिया हिरण अभयारण्य जो है ये है दादरा एवं नगर हवेली में, दादरा और नगर हवेली में, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हो भी गया है अब, तो ये नाम्बिया इसका सही उत्तर है, ठीक है, री इंट्रोड्यूस किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चीता को, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में कहां पर है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है। ए आपका सही उत्तर है, ए बांदीपुर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य की बात यहाँ पर की गई है। थोड़ा सा बीच बीच में मुझे लग रहा है हैंग हो जा रहा है क्लास, फिर हैंग हो गया, ये लगता है चाह ही नहीं रहा है कि ऐश्वर्या मैम और इसको डिस्कस करें। ठीक है, थोड़ा समय इसको दिया जाए, लेकिन डिस्कस तो किया जाएगा ना। थोड़ा सा और प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो अब चलेगा, हाँ चल रहा है। ठीक है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, असम में। ठीक है, जो कि किस चीज के लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनासोरस के लिए फेमस है ये। अगला प्रश्न, ठीक है, यहां पर देखिए क्लास, आपको जैव मंडल रिजर्व के बारे में दिया गया है। नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी, मानस, मन्नार की खाड़ी, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है आपसे। अगला देखते हैं, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक में। डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े 45 प्रश्न को। कीटम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये याद रखिएगा, सुर सरोवर की जब हम बात करेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये कहां पर है सुर सरोवर? आगरा में है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े 46 क्वेश्चन को देखते हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है। जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला देखते हैं हम, थट्टिकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या है। देखिए, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2025 में यूपी SSSC AGTA एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न देखने में बच्चे इतना घबरा गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना था, एक सबट्रैक्शन करना था बस। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हैं। एज पर NCAP National Clean Air Program data, the city of Gorakhpur recorded an annual average particulate matter 10 concentration of 280। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए बोला गया है 2021-22 में और 2019-20 के डेटा की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो पर्टिकुलेट मैटर का कंसेंट्रेशन था 2019-20 में वो 280 था। ठीक है, और आज जो है द टारगेट रिडक्शन वाज 138। ठीक है, जो टारगेट रिडक्शन था वो 138 का था, एंड द एक्चुअल कंसेंट्रेशन अचीव वाज 142। ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ पर गोरखपुर शहर की बात की गई है। 2019-20 में जो वार्षिक औसत था पर्टिकुलेट मैटर्स का वो 280 था। ठीक है, विद 2021-22 में जो लक्ष्य रखा गया था वो बोला गया था कि 280 को घटाकर 138 कर देंगे, और अचीव कितना हुआ? 142 हुआ। तो इसके आधार पर जो पर्टिकुलेट मैटर की जो सांद्रता में
इकाई कमी क्या थी ये पूछा गया है, कमी पूछी गई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं था, बस सब्ट्रैक्शन करना था। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना था। आपको अभी मैंने बताया कि 2019-20 में जो कंसेंट्रेशन था वो 280 था, 2021-20 की जो कंसेंट्रेशन था वो 142 था। दोनों को माइनस करोगे आप तो कितना आया, 138 आया। और यही चीज़ पूछी रही है और आंसर में लिखी भी है कि लक्ष्य में कमी 138 की थी और वास्तविक सांद्रता 142 की थी। इस आधार पर पर्टिकुलेट मैटर सांद्रता में इकाई कमी क्या थी, वही चीज़ पूछी गई। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बना दिया था, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं था, वही सब्ट्रैक्ट करना था और आंसर आपका 138 ही आना था। क्या टारगेट रखा गया था, क्या अचीव हुआ, ठीक है। और प्लस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या टारगेट रखा गया था, कितना अचीव हुआ, प्लस पहले कंसेंट्रेशन क्या था। तो जो कंसेंट्रेशन पहले था और आज के कंसेंट्रेशन को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। तो 138 टारगेट अचीव हो गया, यही इंडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिड आर देयर इन एसिड रेन। एसिड रेन में कितने तरीके के डिपोजिशन होते हैं ये पूछा गया है। जमाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के जमाव होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के जमाव होते हैं। एक गीला जमाव, ठीक है, होता है जब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बादलों में शामिल होकर बारिश करते हैं। आपको पता है ना, एसिड रेन के लिए दो विलेंस हैं। एसिड रेन के लिए 2 विलेन है, सॉक्स और नॉक्स की बात की जाती है, क्योंकि यही तो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो इसका जो पानी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो एसिडिक नेचर का होता है। तो गीला जमाव तब होता है जब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बादलों में शामिल होकर बारिश, बर्फ या कोहरे के रूप में जमीन पर गिरते हैं। तथा सूखा जमाव तब होता है जब एसिड सीधे हवा में मौजूद रहकर जमीन, पौधे या अन्य सतहों पर क्या होते हैं, आपके जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड आपका सही उत्तर है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करते हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करते हैं, यहाँ पर बोला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ाया जाता है या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, तो जो बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सूर्य से पैराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जिनकी की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इसी वजह से वायु में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इन यूवी रेस को पास होने देती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये यूवी रेस पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ आपकी लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये पैराबैंगनी किरणें जो हैं ये इंफ्रारेड में, ठीक है, क्या है, अवरक्त विकिरण में कन्वर्ट हो जाती है और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जिसके वजह से जो ग्रीन हाउस गैसें जो हवा में हैं वो अब इन लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेज है उनको बाहर नहीं निकलने देती हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और उनको रोक लेती हैं, जिसके वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, अवरक्त विकिरण, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। जो पृथ्वी पर जो किरणें आ रही हैं सूर्य की, ये तो क्या है, ये तो यूवी रेज हैं, इनका तो पैराबैंगनी किरणें हैं, इनका तो वेवलेंथ कम है, लेकिन जब ये पृथ्वी के सतह से टकरा कर लौटती हैं तो इनका वेवलेंथ बढ़ जाता है और ये इंफ्रारेड कहलाती है। और अब जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, वो इन रेस को, लॉन्ग वेवलेंथ को, इंफ्रारेड रेस को बाहर नहीं निकलने देती हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्लियर हो गया होगा क्लास। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है बोला गया है, ठीक है। कणकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको पता है पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, प्रदूषक है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, ये भी पॉल्यूटेंट है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो प्रदूषक नहीं है, पॉल्यूटेंट नहीं है। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है, तो यहाँ पर कौन सी,
पैराबैंगनी किरणें आपको पता होना चाहिए, जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है, वो समताप मंडल में है। और ये ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। लेकिन जब ओजोन होल हो जाता है तो ये यूवी रेस पृथ्वी पर ज़्यादा अमाउंट में आपकी आती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती? पैराबैंगनी किरणें। और ओजोन लेयर किस मंडल में है? तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखिएगा। चलो अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है बोला गया है, ठीक है। दूषणकारी तत्व से मुक्ति, अरे भाई अच्छा है ना, दूषणकारी तत्व नहीं है। खनिज पदार्थों से युक्त मिनरल्स होते हैं पानी में, बोला जाता है, ठीक है। स्वादिष्ट बोला गया है। और एसिडिक पीएच, कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है, ठीक है। तो देखिए पीने के पानी के मापदंड में पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त होना चाहिए, खनिज पदार्थों से युक्त होना चाहिए, और हम लोग भले बोलते हैं टेस्टलेस होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, ये ठीक है। तथा जल का पीएच संतुलित हो, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन ABCD में से आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है एसिडिक पीएच, ठीक है, पता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक पानी क्यों पियोगे? हाँ, आजकल बोला जाता है कि एल्कलाइन पानी पियो। एल्कलाइन पानी पीने से क्या होता है, आपके जो डाइजेशन इम्प्रूव होता है ना शायद, और पानी पेट वेट में जो गर्मी होती है वो भी आपकी सही होती है। तो एल्कलाइन वाटर पीने को बोला जाता है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। चलो, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो ये सिफारिश की जाती है 0.7 ppm की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो बताओ, भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक्स और कीटनाशक, और दिया गया है ओजोन। तो ओजोन, क्योंकि जलीय उसकी बात की गई है, जलीय निकायों की बात की गई है। कीटनाशक की वजह से आपको पता है यूट्रोफिकेशन होता है। क्या होता है, जब किसान अपने खेत में कीटनाशक पेस्टिसाइड, हम कहें NPK का छिड़काव करता है और बारिश बहुत तेज होती है, तो पानी जो है वो खेतों से होकर नदियों में जाकर मिलता है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पानी में जाकर मिल जाते हैं, जिसके वजह से पानी में NPK की अधिकता हो जाती है। और पानी में जो एल्गीज है उनको NPK उनका भोजन मिल जाता है। और जैसे ही एल्गीज को NPK मिलेगी, उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाएगी, जिसको कि हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, बूम, ठीक है। इनके जो जनसंख्या में, जो इनकी संख्या, उनमें विस्फोटन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि NPK मिल रहा है, इनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है एल्गीज को। और आप देखते हो कई जगह पानी में ऐसे ग्रीन ग्रीन आपको एल्गीज, ग्रीन ग्रीन काई दिखती है, ठीक है, इसी वजह से। तो एल्गी का जब बूम होगा, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, तो उस पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ठीक है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो भी जीव जंतु हैं उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आप खुद सोचो, अगर एल्गीज एक लेयर फॉर्म कर ले पानी के सरफेस के ऊपर, तो जो सूर्य की किरणें पानी के अंदर जा रही हैं वो उनको भी अंदर जाने से रोकती है, ठीक है, जिसके वजह से जो घुलित ऑक्सीजन है वो आपका खत्म होने लगता है। चलो अगला हम देखें, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो ये सभी आबादी बढ़ने के कारण से है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण, ठीक है, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन नगर की तरफ जा रही है, ठीक है, वनों, जिसके लिए वनों को काटा जा रहा है, खेतों को खत्म किया जा रहा है, और वहां पर बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, और इनके कारण प्रदूषण भी हो रहा है। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंडा का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, ये आपका कृषि में पूछा गया, कृषि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसी वजह से ऐसा है। पार्थेनियम आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पर तब भी याद रख लो, जाइग्रो गामा बाइकोलोराटा, ठीक है, जाइगो गामा बाइकोलोराटा। अगला हम देखते हैं, निम्न प्रदूषण एजेंडा में से कौन सा, निम्न प्रदूषण एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप
मृत्यु हो जाती है वे कौन से पदार्थ हैं? आर्सेनियम, कैडमियम, सल्फर, क्लोरीन, मरकरी, साइनाइड, मरकरी, सल्फर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मरकरी साइनाइड। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, तो मरकरी और साइनाइड के कारण। क्लियर है? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ से मीथेन का आपका एमिशन होता है, पशुधन से, गन्ने के खेत से, धान के खेत से। लेकिन मोटर वाहन के धुएं से जो निकलता है गैस, उसमें मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश क्या है? जो ऐश के लघु कण, जो राख है, कभी कभी जो राख है वो आपकी हवा में उड़ने लगती है, उसी को फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है, उनकी मतलब इतने छोटे छोटे कण होते हैं, तो वही आपके हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को फ्लाई ऐश कहते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्लाई ऐश के कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें शीशा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसे जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। यदि फ्लाई ऐश का ठीक से अभिग्रहण ना किया जाए तो यह जीवों के श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न कर सकती हैं। फ्लाई ऐश जो होते हैं वो सूक्ष्म पाउडर होती हैं, जो वायु के साथ दूर दूर तक आपके उड़ते मतलब उड़ सकते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा था? तो SO2। ठीक है, एसिड रेन याद रखिएगा, SO2 और हम बात करें N2O। ठीक है, तो ये आपका एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को खतरा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आजकल कारखानों से निकलने वाले SO2, N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा था, जिससे ताजमहल की चमक जो है वो पीली पड़ रही थी। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो ये नदी के जल में सूक्ष्म जीवों के संदूषण के बारे में बताती है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर होगा। ये आखिरी प्रश्न है, भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आपको पता है, सॉइल इरोजन किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। ठीक है, एफॉरेस्टेशन द्वारा। एफॉरेस्टेशन आपका सही उत्तर है। क्लियर है क्लास? चलो, अब आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए टिकोड एग्जाम लक्ष्य टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जो कि आपके मात्र 1000 रुपये में है। ठीक है, 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें कुल 16,280 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 16,280 क्वेश्चंस होंगे। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो अगर इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम कई बैचेस लेकर आया है, मैं बता दूँ आपको, लेखपाल एग्जाम के लिए भी, ठीक है, पीसीएस परीक्षा के लिए भी, पीसीएस परीक्षा के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है, प्लस प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड भी है, प्लस टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और अभी हमने मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए हैं, फ्री मॉक इंटरव्यू। फिर उसके बाद मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है तो उसके लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी बैच के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास। और आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये यूपीएससी की इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 110 क्वेश्चंस हैं। आधे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं आज, आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आशा करती हूँ आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कहीं पे भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किन सब्जेक्ट्स को कवर करना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं स्पेशली आप लोग के लिए लाई गई है, ठीक है, ताकि यूपीएससी के जितने भी प्रश्न पहले की परीक्षा में पूछे गए हैं वो आपसे डिस्कस कर लिए जाए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ से मदद मिले।
तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि क्लास कैसी लगी आपको और आपको किन किन सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रहा है या फिर किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट में जाते जाते ऐश्वर्या मैम जो हर क्लास में आप लोग से कहती है वो फिर वही कहेगी कि खुद पर भरोसा रखना सीखिए, ठीक है। खुद पर भरोसा रखिए अपने ऊपर। अगर कभी मिरर के सामने खड़े होके कहिए कि मैं इस परीक्षा में सफल हो सकता हूँ, मैं इस परीक्षा में सफल हो सकती हूँ। जब आपको खुद पर विश्वास होगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके सराउंडिंग्स भी आपको फेवर करेंगी, ठीक है। लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, परिश्रम करिए, ठीक है। मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिए क्लास। सही समय पर आपको आपका रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करूँगी और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके शिक्षकों का आशीर्वाद सदैव आप पर बने रहे और जीवन में आप बहुत बहुत ऊंचा पद आपको मिले, बहुत आगे जाएं आप। धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास।